फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी विद IMNS। हमने एंशिएंट हिस्ट्री के 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है। और आज हम पूरा घटना चक्र का जो भी हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, उसको आज कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले हम मिडिएवल और मॉडर्न इंडिया कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। तो देखते हैं इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो पहला है खजुराहो मंदिर। तो ये कहाँ पर है? तो पहले तो याद रखना है, मध्य प्रदेश में है खजुराहो का मंदिर। और किसने बनवाया था? चंदेलों ने बनवाया था। किससे संबंधित है? तो जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों से संबंधित है, लेकिन बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, इसको भी याद रखना है। खजुराहो मंदिर जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है, चंदेलों द्वारा बनवाया गया है और MP में है, मध्य प्रदेश में। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है, तो शिव को समर्पित है खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर। दशावतार मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है। दशावतार मंदिर किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? तो कनेरी की जो गुफाएं हैं उनमें 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर किससे बना है? तो संगमरमर से बना है। आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर है। तो आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो राजस्थान में है। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो भीमदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। भीमदेव प्रथम चालुक्य शासक थे, ये भी याद रखना है। एलिफेंटा की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है और बौद्ध गुफा भी है एलिफेंटा में। तो शैव और बौद्ध गुफाएं दोनों ही हैं। और एलिफेंटा की गुफाएं किसने बनवाई थी? राष्ट्रकूटों ने, ये भी याद रखना है। बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है। एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाई गई हैं। त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, तो एलिफेंटा की गुफाएं विख्यात है त्रिमूर्ति के लिए। एलोरा का गुहा मंदिर औरंगाबाद में है, जैन हिंदू बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलोरा का गुहा मंदिर जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, जैन और हिंदू बौद्ध तीनों से संबंधित है। कंफ्यूज नहीं होना है, एलिफेंटा और एलोरा अलग 2 मंदिर हैं, तो इन्हें याद रखना है। शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण कैलाश मंदिर है। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्णदेव प्रथम ने करवाया था, तो ये भी याद रखना है। जो स्थापत्य का उदाहरण है कैलाश मंदिर एलोरा में है और उसको राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। द्रविड़ शैली में ये बना हुआ है, ये भी याद रखना है। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, तो अजंता की गुफाएं बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। औरंगाबाद में है अजंता, और जातक कथाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। हम्पी जो कि कर्नाटका में है, याद रखना है, हम्पी कर्नाटक। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर पहले तो याद रखना है, नरसिम्हदेव बर्मन द्वारा बनवाया गया है और इसे काला पैगोडा भी कहते हैं। तो कोणार्क सूर्य मंदिर याद रखना है, नरसिम्हदेव बर्मन द्वारा बनवाया गया है, उड़ीसा में। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है, किसके द्वारा बनवाया गया है? भीमदेव द्वारा बनवाया गया है मोढेरा का सूर्य मंदिर। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है और जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, तो ये भी याद रखना है, पुरी उड़ीसा में है और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो नागर शैली में निर्मित है। और अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है। तो अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में। विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली का यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, तो याद रखना है, लेकिन ये भारत में नहीं है, कंबोडिया में है। द्रविड़ शैली में जो निर्मित है विष्णु मंदिर, उनमें सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। बोरोबुदुर का विख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया, किसने बनवाया था? पल्लवों ने बनवाया था। महाबलीपुरम का मंदिर चट्टानों को काटकर बनवाया गया था। महाबलीपुरम का रथ मंदिर नरसिम्हदेव बर्मन द्वारा बनवाया गया था। नरसिम्ह बर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया था। और महाबलीपुरम का जो सप्तरथ मंदिर है उसे भी नरसिम्ह बर्मन प्रथम द्वारा ही बनवाया गया है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा है? तो द्रौपदी रथ है।
एलोरा की गुफा शक से संबंधित है और खजुराहो मंदिर चंद्रों ने बनवाया है। मीनाक्षी मंदिर पांड्यों ने बनवाया है। गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटका में है। एलोरा याद रखना है, शक से संबंधित है। खजुराहो मंदिर चंदेल और मीनाक्षी पांडे। गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक। प्राचीन नगर तक्षशिला किनके बीच स्थित है? सिंधु और झेलम के बीच स्थित है तक्षशिला। सोनगिरी दतिया जो एमपी में है के पास है। दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थल है। जो दिगंबर जैन धर्म में है तो उनका पवित्र स्थल है सोनगिरी, तो याद रखना है। दिलवाड़ा जैन मंदिर जो माउंट आबू में स्थित है, तो याद रखना है दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। और माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो हम्पी में है। पंचायतन शब्द प्रयुक्त होता है तो मंदिर रचना शैली के लिए प्रयुक्त होता है। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल कहाँ है? तो सीतापुर में है, याद रखना है। दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग देखते हैं। तो प्रथम संगम मदुरई में हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी? तो अगस्त्य ऋषि ने की थी। द्वितीय संगम कपाटपुरम में हुई थी और इसकी अध्यक्षता भी अगस्त्य ऋषि ने की थी। तृतीय संगम फिर मदुरई में होती है और इसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। तो पूछता है सीधा, तो याद रखना है प्रथम संगम, दूसरा और तीसरा, और अध्यक्ष भी याद रखने हैं। अगस्त्य ऋषि है और तीसरे के नक्कीरर है। 9वीं शताब्दी में किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो विजयालय ने 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव डाली थी। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति माना जाता है? तो बृहदीश्वर मंदिर में जो नंदी की मूर्ति है उसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। और बृहदीश्वर मंदिर कहाँ है? तो तंजौर में है। चोल सम्राट राजराज प्रथम के काल में बनवाया गया था, ये भी याद रखना है बृहदीश्वर मंदिर। चोल राज्य फैला था तो कोरोमंडल तक, दक्कन के कुछ भाग तक चोल साम्राज्य फैला था। और चोलों की राजधानी क्या थी? तो तंजौर थी चोलों की राजधानी। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता चोल प्रशासन की विशेषता थी। और कुशल ग्राम प्रशासन या ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता चोल साम्राज्य से ही संबंधित है, याद रखना है। चोल शासकों में कौन सा बारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो टोट्टवारियम प्रशासन का कार्य देखता था चोल शासकों में। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय चतुर्भुज है। तो जो नटराज की कांस्य प्रतिमाएं हैं उनमें चतुर्भुज है देवाकृति। और चोल काल में सबसे विख्यात प्रतिमा किसकी है? तो नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमा है जो वो चोल काल में सर्वाधिक विख्यात है। और ये चोल कला का ही उदाहरण है नटराज शिव की कांस्य मूर्ति। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा प्रदर्शित करती है उन्हें शिक्षक के रूप में। तो शिव की जो दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा है उन्हें शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में भेजे गए थे चीन के लिए 72 व्यापारी, 72 व्यापारी। और ये चोल शासक हैं कुलोत्तुंग प्रथम, तो उनके कार्यकाल में भेजे गए थे। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो चोल शासक हैं तो वो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए भी विख्यात है, ये भी याद रखना है। तो ये भी सब याद रखना है। नटराज की मूर्ति चोल साम्राज्य से ही संबंधित है। ग्राम प्रशासन और नौसैनिक शक्ति सारी चोल से ही संबंधित हैं। चोल शासक अपने शासन काल में ही अपने उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे। तो याद रखना है कि अपने उत्तराधिकारी कौन नियुक्त कर देते थे अपने शासन काल में ही? तो चोल शासक कर देते थे। चोल शासक जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह था तो राजेंद्र प्रथम थे। उन्होंने चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था बंगाल की खाड़ी को। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की? तो राजराज प्रथम ने जल सेना प्रारंभ की थी, तो याद रखना है। और चोल झील राजेंद्र प्रथम। राजराज प्रथम श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। तो पूछता है कि श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय किसने प्राप्त की थी? तो राजराज प्रथम ने की थी। सीलोन पर विजय, श्रीलंका में जो सीलोन है उस पर विजय किसने की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने की थी।
या संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की पूछे तो राजेंद्र प्रथम ने की थी। और इस बार ये यूपीएससी के पेपर में भी आया था। तो यूपीएससी के 2025 वाले पेपर में ये पूछा गया था और ये बहुत बार रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर के पेपर में। तो यूपीएससी भी बहुत हिस्ट्री के तो बहुत क्वेश्चन रिपीट करती है। आप एक बार घटना चक्र पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। उसके बाद आप यूपीएससी का पीवाईक्यूज उठाना तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलेंगे। तो इस बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली ही पूछा गया था वन लाइनर में कि श्रीलंका पर विजय किसने प्राप्त की थी, तो राजेंद्र प्रथम उसमें सही ऑप्शन था। एरी पत्ती भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था, तो उसे एरी पत्ती कहते थे। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम गठित किए जाते थे जिन्हें तनयूर कहा जाता था। तो पूछता है तनयूर क्या थे, तो याद रखना है ग्राम संघ थे चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में। तो तनयूर अच्छा वर्ड है, याद रखना है। तगर क्या था, तो प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो याद रखना है व्यापारिक केंद्र है तगर, और यह कल्याण और वेगी के मध्य स्थित है। जो कल्याण और वेगी नदी है उनके बीच में स्थित है तगर व्यापारिक केंद्र। चालुक्य शासक देखते हैं, अभी हमने चोल कंप्लीट कर लिया है, चालुक्य क्या देखते हैं। तो चालुक्य की राजधानी क्या थी, वातापी थी, जिसे वर्तमान में बादामी कहते हैं। और बादामी कहाँ है, तो कर्नाटका में है। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय था। किस वंश में महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्राप्त हुए थे, तो चालुक्य वंश में प्राप्त हुए थे। बहुत बार पूछा गया है महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद चालुक्य वंश में। सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय। कवि कालिदास का उल्लेख हुआ है तो एहोल के उत्कीर्ण लेख में, जो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, एहोल अभिलेख, तो कालिदास का उल्लेख हुआ है उसमें। यवन प्रिय शब्द काली मिर्च के लिए प्रयुक्त होता था, तो ये भी याद रखना है। संगम देखते हैं, तो संगम काल में तोलकाप्पियम ग्रंथ है जो व्याकरण और काव्य शैली से संबंधित है। बहुत बार पूछा गया है तोलकाप्पियम ग्रंथ तो सूत्र शैली में है, व्याकरण और काव्य से संबंधित। शिलापादिकारम, तो ये महाकाव्य है और इसके लेखक इलिंगो हैं और ये एक प्रेम कथा है, इसको भी याद रखना है। तिरुक्कुरल दर्शन है और मणिमेखले वणिक कथा है। भारत एवं रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है, तो अरिकामेडु से ये पता चलता है कि भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। एम्फोर जार होता है एक लंबा और दोनों तरफ से हत्तेदार जार, तो याद रखना है एम्फोर जार। संगम साहित्य में केवल चोर चेर और पांड्य राजाओं का उल्लेख है, तो संगम साहित्य में जो चोल थे, चेर और पांड्य राजाओं का उल्लेख है, लेकिन चालुक्य का नहीं है, तो याद रखना है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है, तो तमिल में है। तो पूछता है कुरल क्या है, धार्मिक कविताओं का संकलन है, किस भाषा में है, तो तमिल में है। लोकवेद की संज्ञा दी जाती है कुरल को। तमिल रामायणम जिसे रामावतारम कहते हैं, उसके लेखक कौन है, तो कंबन है, याद रखना है कंबन तमिल रामायणम के लेखक हैं। कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, तो मणिग्रामम प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था, तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था, तो चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था तक्कोलम का युद्ध, याद रखना है। तक्कोलम का युद्ध दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है और चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट राजा जो थे वो विजयी हुए थे और चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया, तो मलिक काफूर ने चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त कर दिया। पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी थी, तो याद रखना है पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी। सूरदास ने सूरसारक और सूरसारावली साहित्य लहरी लिखी है। तुलसीदास ने विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली लिखी है। कालिदास ने कुमार संभव, उत्तम रामचरितम, मेघदूतम, ऋतु संहार, विक्रमोसीयम लिखी है। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी लिखी है।
और चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित एक पुस्तक है। पाली भाषा के महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलिंदपनों की रचना बौद्ध भिक्षु नागसेन ने की थी। तो याद रखना है, मिलिंदपनों की रचना नागसेन द्वारा की गई है। नागसेन कौन है? एक बौद्ध भिक्षु है, ने अपने राजा मिलिंद के मध्य संवाद के रूप में लिखी है। तो पूछता है कि मिलिंदपनों में किसका संवाद वर्णित है? तो राजा मिलिंद और नागसेन का संवाद है। गीत गोविंद काव्य जयदेव ने लिखा है। आर्यभट्ट गणितज्ञ और खगोलविद्य थे और दशमलव का सिद्धांत दिया था। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है और प्राचीन यंत्र वीणा है। मध्यकालीन सितार, सरोद और तबला है। पूर्व मध्यकाल के भी देख लेते हैं, थोड़े क्वेश्चंस ही थे। पृथ्वीराज चौहान नाम से प्रसिद्ध है, तो पृथ्वीराज तृतीय प्रसिद्ध है। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था, तो बुंदेलखंड का था। याद रखना, जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड। विक्रमशिला नाम से प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला नामक बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी दंतेदुर्ग ने। मध्यकालीन विधिवेता विज्ञानेश्वर हिमाद्री जिमूतवाहन थे। त्रिकोणीय संघर्ष हुआ पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूटों के बीच। महोदय किसका पुराना नाम है? तो कन्नौज का नाम है महोदय, याद रखना है। तो आज हमारा एंशिएंट हिस्ट्री भी कंप्लीट होता है एंड आप 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या कोई और टॉपिक्स हैं जो आपको समझ नहीं आते हैं, तो हम वो डिस्कस कर लेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।